नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो बुक है हमारा प्लेटफॉर्म का, रुक्मणी प्रकाशन का, जिसमें 18 चैप्टर है। तो वो उस बुक का हम लोग यहाँ पे सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1 से 18 चैप्टर तक हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर देंगे 18 दिनों में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा पहला चैप्टर है घरेलू वैद्युतिक उपकरण यानी कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो इसका जो स्मरणीय तथ्य है, यानी कि आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पहले है स्मरणीय तथ्य, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए हमारा। इम्पोर्टेंट तो ऑब्जेक्टिव भी है, तो लेकिन ये ज़्यादा हमको लगता है इम्पोर्टेंट है, और ये कोई पढ़ता नहीं है, उतना ध्यान नहीं देता है। तो इसका हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, और ये पूरा हम लोग 18 दिनों में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। हमारे साथ वीडियो में बने रहें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। अच्छा से आप लोग ध्यान से वीडियो देख लीजिएगा, तो हमको लगता है आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो हमारा है, साधारण तापन साधनों में प्रयुक्त विद्युत केबल में विद्युत शक्ति की कुछ क्षति हो जाती है, जिसके कारण विद्युत धारा जनित ऊष्मा प्राप्त होती है। देखिए, क्वेश्चन ये पूछा गया है। देखिए, जो साधारण तापन साधन यानी कि जो हीट एलिमेंट होता है, जो गर्म होने वाला होता है विद्युत केबल में, ठीक है। विद्युत शक्ति की कुछ क्षति जब होती है, तो यानी कि किसके कारण होती है, जिसके कारण क्या होती है। देखिए, विद्युत धारा जनित ऊष्मा। देखिए, ऑप्शन में यही रहेगा, ठीक है। ये पूछा जाता है, सेट में भी पूछा जाता है। देखिए, अगला है हमारा विद्युत तापक। विद्युत तापक में प्रयुक्त ऊष्मारोधी किसकी बनी होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो चीनी मिट्टी की, ठीक है। देखिए, जो हम लोग हीटर जो हम लोग प्रयोग करते हैं ठंडा में घर में, यानी कि आग तापने के लिए, तो उसका जो भाई हीटर का बात कर रहा है विद्युत तापक, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो होता है हम लोग के घर में लाइन पे लगा के, तो उसमें जो ऊष्मारोधी होता है, ठीक है, उसका जो बीच वाला जो होता है, जहाँ पे उसका हीटिंग एलिमेंट तो होता है, उसके बीच में जो प्लेट होता है, ठीक है, ऊष्मारोधी, वो चीनी मिट्टी का बना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला है हमारा एक घरेलू ऊष्मीय उपकरण, ठीक है। घरेलू ऊष्मीय उपकरण सामान्यतः ऊष्मक तंतु का तापमान कितना होता है, उसी के बारे में पूछा है, हीटर के बारे में। तो देखिए, इसका जो होता है 550 से 900 सेल्सियस, 900 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए, अगला है हमारा हीटर के बारे में ही है। निवारण प्रकार के हीटर का एलिमेंट नाइक्रोम का बना। देखिए, जितना भी अगर हीटिंग एलिमेंट हो जो कि गर्म हो, तो वो जो है सारा सारा नाइक्रोम का बना होता है। लेकिन अगर जो देखेंगे कि फ्यूज जो बना होता है, ये विद्युत बल्ब में जो हम लोग लगाते हैं, बीच में जो एलिमेंट होता है फ्यूज एलिमेंट, वो जो होता है सो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। इतना ही अंतर है, ये ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, अगला है हमारा सावधानी के तौर पर हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन वाटर हीटर में प्रयुक्त ऊष्मक तंतु का तापक्रम किससे अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, प्रीवियस एग्जाम में, भले बीएसपीएसएल में नहीं पूछा गया, लेकिन यूपीपीसीएल में पूछा गया है। तो 1035 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए, जो हम लोग घर में हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि जो आयरन अगर 5 मिनट लगा दें, अगर ज़्यादा हीट हो गया है आयरन, तो खुद ब खुद वो बंद हो जाता है। और एक होता है वाटर हीटर, जिसमें हम लोग पानी गर्म करते हैं, ठीक है। उसका ऊष्मक तंतु का तापक्रम 1035 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, यही याद रखना है, 1035। चलिए, अगला है ISI, ठीक है, के अनुसार विद्युत जल हीटर एवं इसे संपर्कित, ठीक है, यानी इससे जो कनेक्टेड होता है करने वाले केबल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना किलो ओम होना चाहिए। देखिए, 0.01 किलो ओम। देखिए, इसको किलो ओम को बदल के ओम में ही दे सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, अगला है हमारा आपको संग्राहक प्रकार के वाटर हीटर की मरम्मत करनी है, ठीक है। जो हम लोग पानी गर्म करते हैं, वाटर हीटर जो होता है, उसका मरम्मत करना आपको, मान लीजिए ठीक करना है, तो जिसके गर्म जल में भाप है, यानी जो गर्म जल होता है उसमें भाप का समस्या हो जाता है, ठीक है, तो उसका निवारण हम लोग ठीक कैसे करते हैं। तो देखिए, इसका जो हम लोग उपचार करते हैं, जो थर्मोस्टेट सेटिंग होता है, उसका खोल के हम लोग उसका जांच करते हैं। देखिए, थर्मोस्टेट क्या काम करता है, वो तापमान नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है, थर्मोस्टेट। चलिए, आगे है हमारा प्रत्येक उपकरण की नियुक्ति से पूर्व इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए जांच होनी चाहिए। वाटर हीटर के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध कितना से कम नहीं होना चाहिए। देखिए, वाटर हीटर को जो हम लोग होता है 1 मेगा ओम
1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगला है इलेक्ट्रिक हीटर। हीटर के बारे में ही है। लीड्स को, यानी लीड्स मतलब तार, तार को इंसुलेटेड करने में प्रयुक्त इंसुलेटिंग पदार्थ पोर्सलिन का बना होता है, ठीक है। पोर्सलिन आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि विद्युत का कुचालक होता है या सुचालक होता है। चलिए अगला है हमारा वाटर हीटर के बाहरी आवरण व अंत टैंक के बीच स्थान ग्लास बुल। देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछ देगा इस तरह से कि वाटर हीटर के बाहरी आवरण व अंत टैंक के बीच किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो ग्लास बुल। देखिए अगला है हमारा ग्लास बुल से गर्म जल की उष्मा ह्रास को रोकने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा कि वाटर हीटर के बाहरी आवरण व अंतः टैंक के बीच जो हम लोग ग्लास बुल का प्रयोग करते हैं, तो उसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो उष्मा ह्रास को रोकने के लिए, ठीक है, उष्मा ह्रास को। इन सब चीज़ों पे आप लोग को ध्यान देना है कि क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर बनाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप लोग को वीडियो देखना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए आगे है हमारा कि वाटर हीटर आवरण, ठीक है, जो पानी गर्म करता है, के ऊपर लगे गलनीय प्लग के उद्देश्य थर्मोस्टेट की असफलता की स्थिति में, थर्मोस्टेट यानी जो ताप नियंत्रित करता है, यानी कि वो खराब हो जाए, तो उसकी स्थिति में टैंक के अंदर वाष्प दबाव को मुक्त करना है, ठीक है। तो उसकी असफलता के कारण टैंक के अंदर जो होता है वाष्प दबाव को मुक्त करना होता है। चलिए आगे है हीटर में नियंत्रण घुंडी के न्यूनतम तापक्रम सेटिंग पर नए थर्मोस्टेट के संपर्कों के बीच का मान कितना होता है, ये पूछेगा क्वेश्चन। आप देखिए देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, हीटर में नियंत्रक घुंडी के न्यूनतम तापक्रम सेटिंग पर नए थर्मोस्टेट के संपर्कों के बीच प्रतिरोध का मान कितना होता है, तो आप बताइएगा 0 ओम या कुछ ओम से कम। देखिए ऑप्शन में आपको क्या रहेगा, 1 ओम से कम भी रहेगा और 1 से 10 ओम के बीच में रहेगा, जो सबसे लोवेस्ट रहेगा वही मारना है। देखिए अगला है एक नंगे उष्मीय तंतु से युक्त इलेक्ट्रिकल स्टोव जिसमें हम लोग की खाना बनाते हैं, ठीक है, कि संचालक तापक्रम का परास कितना होता है, तो 750 से 900 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये पूछा गया है, यूपी पीसीएल में पूछा गया है। देखिए अगला है हमारा स्वचालित इलेक्ट्रिक आयरन। स्वचालित मतलब खुद ब खुद अपने आप स्वचालित होता है, ठीक है, में आयरन पेंदी के प्लेट पर बिलिस्टर होने का मुख्य कारण है अत्यधिक उष्मा। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि स्वचालित इलेक्ट्रिक आयरन में पेंदी के प्लेट पर क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो बिलिस्टर, ठीक है। बिलिस्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है ये पूछेगा आपसे, तो अत्यधिक उष्मा के कारण उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए अगला है इलेक्ट्रिक आयरन 1000 वाट्स के मानक पावर की रेटिंग में उपलब्ध है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इलेक्ट्रिक आयरन जो है कितने वाट्स के पावर रेटिंग में उपलब्ध है, तो आपको मारना है 1000 वाट्स, ठीक है। चलिए आगे है स्वचालित इलेक्ट्रिक आयरन में थर्मोस्टेट का कार्य ऑन और ऑफ स्विच को के द्वारा उष्मा नियमित करना। देखिए इतना याद रखना है आपको, थर्मोस्टेट कहीं भी रहे ये हमारा ताप को नियंत्रित करता है। ताप मतलब क्या होता है, उष्मा, तो उष्मा को नियमित करना या नियंत्रित करना, ठीक है, इतना ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे है हमारा स्वचालित विद्युत इस्त्री, ठीक है, स्वचालित विद्युत इस्त्री वही जिससे हम लोग आयरन करते हैं। तापक्रम नियंत्रक युक्ति थर्मोस्टेट होती है। देखिए फिर यहाँ से आ गया थर्मोस्टेट, तो इसका काम ही होता है कि तापमान का नियंत्रित करना। नेक्स्ट है विद्युत प्रेस में प्रेशर प्लेट का कार्य सोल प्लेट के साथ हीटिंग तंतु समीप फिटिंग प्राप्त करना है। देखिए पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि विद्युत प्रेस, भाई विद्युत आयरन में प्रेशर प्लेट का कार्य सोल प्लेट के साथ क्या काम होता है, तो उसका काम होता है हीटिंग तंतु समीप फिटिंग प्राप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा केतली में दबाव प्लेट का उद्देश्य यह पेंदी के प्लेट की स्थिति को बनाए रखती है। देखिए जो हमारा विद्युत केतली होता है जिसमें हम लोग पानी गर्म करते हैं, जो लाइन में लगा के उसका एक तार दिया जाता है, तो उसी के बारे में पूछा है कि केतली में दबाव प्लेट का उद्देश्य यह पेंदी के प्लेट की स्थिति को बनाए रखता है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि दबाव प्लेट का प्रयोग विद्युत केतली में क्यों करते हैं, तो पेंदी के प्लेट की स्थिति को बनाए रखता है इसीलिए करते हैं।
चलिए, बस आप लोग को ध्यान से सुनना है, बाकी बात कुछ नहीं। आपको अगर नहीं भी देखना है तो बस इसको आप सुन लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, गर्म प्लेट में ऊष्मीय तंतु के संचालक तापक्रम परास कितना होता है? देखिए, इसका होता है 550 से 700। इसका देखिए ऊपर भी मैंने आपको बताया था, 550 से 700। नेक्स्ट है वैद्युतिक कुकिंग रेंज सामान्यतः मिश्रण स्टोव हॉट प्लेट का होता है। इलेक्ट्रिक वाला जो होता है कुकिंग रेंज, देखिए मिश्रण स्टोव, इस पर भी खाना बनाते हैं, हॉट प्लेट इस पर भी खाना बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इमर्सन तापक, देखिए ये हीटर का बात कर रहा है। एक मरम्मत नहीं करने योग्य उपकरण है क्योंकि इसका तंतु सर्पिलाकार व रेत से भरी तंग नालिका के बीच स्थापित होता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इमर्सन तापक एक मरम्मत नहीं करने उपकरण है क्योंकि इसका तंतु कैसा होता है, तो आपको बताना है सर्पिलाकार व रेत से भरी तंग नालिका। या तो हो सकता है सिर्फ सर्पिलाकार दे तो वो मारना है, और या तो रेत से भरी तंग नालिका, कोई एक भी दे सकता है या दोनों दे सकता है। चलिए, एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध कितना होता है? तो देखिए, इसका याद रखना है कि प्रतिरोध इसका अनंत होता है, ठीक है। थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध अनंत होता है, बस इतना ही याद रखना है आपको बस। हाँ, देखिए अब गीजर का बात आया, तो गीजर हम लोग जो बाथरूम में लगाते हैं, यानी कि नहाने के लिए पानी गर्म, ठंडा के दिनों में पानी गर्म करता है, गीजर का काम वही होता है। तो देखिए, गीजर की आंतरिक टंकी आलेपित तांबे की बनाई जाती है जिससे कि वह लवण युक्त जल से भी खराब ना हो। देखिए, हम लोग जो गीजर का प्रयोग करते हैं बाथरूम वगैरह में पानी गर्म करने के लिए, तो उसमें तांबे का इसीलिए बनाता है क्योंकि वो अगर हमारा जल खराब है, पानी खराब है हमारा, तो उससे हमारा उसका टंकी खराब ना हो, यानी कि उसका जो आंतरिक टंकी होता है, तो किसका बनाता है ये पूछेगा आपसे, तांबा का बना रहता है, ठीक है, गीजर का आंतरिक टंकी। ये बस इतना याद रखना। चलिए आगे, इसको देख लेंगे आपका, तो हमको लगता है पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा इसमें दिया गया है। देखिए, गीजर की आंतरिक सतह पर टीन की परत चढ़ाने का मुख्य कारण तांबे की शीट पर कोरोजन प्रभाव को समाप्त करना है। देखिए, अब क्या पूछा है कि इस पे टीन की परत चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं? तो इसलिए चढ़ाते हैं कि तांबे की शीट पर कोरोजन प्रभाव को समाप्त करना। देखिए, ये इतना याद रखना है, कोरोजन प्रभाव, और ये भी याद रखना है टीन, आंतरिक सतह पर टीन की परत चढ़ाते हैं। चलिए आगे है, गीजर की बाह्य ढक्कन व अंतः टैंक के बीच ग्लास बुल प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि गीजर के बाह्य ढक्कन व अंतः टैंक के बीच किसका प्रयोग करते हैं? तो ग्लास बुल का, और ग्लास बुल का इसीलिए प्रयोग करते हैं ताकि उष्मा हानि को घटा सके। चलिए आगे है, आपको एक गीजर की मरम्मत करनी है जो जल गर्म नहीं करता है। मान लीजिए आपका जो घर में लगा है गीजर, वो पानी गर्म ही नहीं करता है, तो उसमें क्या खराबी आ सकती है? तो उसमें खराबी जो, मान लीजिए पानी गर्म करने का काम किसका होता है? जो तापमान नियंत्रित करेगा उसी का। तो तापमान नियंत्रित कौन करता है? थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट में ही खराबी है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, थर्मोस्टेट संपर्क में खुलापन है, यानी कि उसका तार खुल गया है तो कुछ उसमें खुल गया है, ठीक है, या तो खराब हो गया। तो यही प्रॉब्लम किस में होगा? थर्मोस्टेट में। चलिए, गीजर का फ्यूज बार बार उड़ जाता है, ठीक है, मान लीजिए गीजर आपके घर में लगा हुआ, उसका फ्यूज उड़ जाता है बार बार, तो क्या उसमें खराबी हो सकती है? तो देखिए, इसमें दोष का मुख्य कारण है कि उष्मक तंतु का भूमिगत होना। मान लीजिए उसका जो गर्म करने का जो तार उसमें लगा हुआ है, मान लीजिए उसका बॉडी से टच हो गया या तो कहीं और टच हो गया, जो कि वो मतलब कि अंडरग्राउंडेड हो रहा है, यानी अर्थिंग का रूप ले लिया है, तो इसी के लिए वो क्या होता है, उसका फ्यूज बार बार उड़ जाएगा। चलिए आगे है, आपको वाटर गीजर की मरम्मत करनी है, ठीक है। गीजर जल गर्म नहीं देता है। खुले परिपथ के लिए वायरिंग संपर्क व ढीले संपर्क की जांच करके दोष को खोजा जा सकता है। देखिए अब आगे क्या दिया गया है कि वायरिंग संपर्क, यानी कि जो आपका तार है, हो सकता है वो कहीं खुला हो, टूट गया हो, या तो तार मान लीजिए ढीला हो, मतलब ढीला भी रहेगा तो सही से काम नहीं कर पाएगा ना, तो यही दिया है आपने। देखिए, सावधानी के तौर पर गीजर का नियंत्रक स्विच स्नान कक्ष के बाहर लगाना चाहिए। देखिए, आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि गीजर का नियंत्रक स्विच स्नान कक्ष के बाहर लगाते हैं, ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन घुमाना होगा तो पूछेगा कि स्नान कक्ष के बाहर किस साइड लगाते हैं, दाहिने साइड या बाएं साइड? तो आपको आंसर देना है बाएं साइड, ठीक है।
चलिए आगे है हमारा रिसने वाले टैंक से युक्त गर्म जल के गीजर की मरम्मत करनी है। इसके संभावित कारण थर्मोस्टेट के गिर्द रिसाव है। देखिए मान लीजिए उसमें से पानी अगर गिर रहा है थोड़ा थोड़ा, एक बूंद दो बूंद, तो उसमें कुछ खराबी है तभी तो गिर रहा है। तो उसमें जो खराबी है थर्मोस्टेट यानी जो ताप नियंत्रित करता है उसी के आसपास रिसाव हो रहा है, तभी उसमें खराबी आई है। ठीक है, अब देखिए अगला है हमारा सीलिंग फैन। जो हम लोग घर में फैन का प्रयोग करते हैं, स्वीप के ब्लेड के छोर से मोटर की केंद्र की दूरी दोगुनी पर प्रकट किया जाता है। देखिए जो हमारा पंखा लगाता है, अगर उसका डायना जो होता है डायना, अगर उसको छोटा रखेंगे ठीक है तो वो ज़्यादा स्पीड घूमेगा, अगर बड़ा रखेंगे तो छोटे के मुकाबले कम स्पीड से घूमेगा। ठीक है, इतना आप लोग को ध्यान में रखना है। देखिए अगला है हमारा सीलिंग फैन में अस्थाई संधारित्र इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो पंखा में पूछा है कि कैपेसिटर कैसा प्रयोग करता है, तो याद रखना है अस्थाई परमानेंट कैपेसिटर प्रयोग करते हैं। ये पूछेगा क्वेश्चन, अच्छा है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे है हमारा पंखा से ही है। यदि फैन में संधारित्र लघु परिपथ, देखिए लघु परिपथ का मतलब क्या होता है पता है, शॉर्ट सर्किट। अगर शॉर्ट सर्किट हो गया है कैपेसिटर तो फैन नहीं चलेगा। चलिए अगला है, कुछ सीलिंग फैनों में पुर्जे पूरी मरम्मत के बाद पुनः लगाए गए हैं। इनमें दो पंखे को कंपन करते पाया गया है। तो कंपन का मुख्य कारण फैन की पत्तियों का मुड़ा होना है। अगर मान लीजिए हल्का सा भी पंखा का पत्ती मुड़ गया है तो वो आवाज़ करेगा, कंपन करने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि छत के पंखे के परिपथ में रेगुलेटर पंखे पर आरोपित वोल्टता के पात के लिए प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि छत का जो पंखा लगा होता है, छत में पंखा, वो परिपथ में रेगुलेटर का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए इतना ध्यान रखना है कि आरोपित वोल्टता घटाने के लिए, वोल्टेज घटाने के लिए इतना ध्यान रखना है आपको। चलिए, किसी पंखे के विपरीत दिशा में घूमने का मुख्य कारण क्या हो सकता है, यानी कि पंखा आपका उल्टा घूम रहा है तो उसमें शॉर्ट परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर का प्रयोग होना। ठीक है, लघु परिपथ कैपेसिटर होता है। देखिए संधारित्र को इंग्लिश में कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला है हमारा सीलिंग फैन का घुमाव फैन की पत्तियों के सिरे के बीच की दूरी से निर्धारित होती है। ठीक है, भाई आपको मैंने अभी पहले बताया था कि जिसका डायना लंबा होगा वो थोड़ा कम होगा घूमेगा, और जिसका छोटा पंखा होगा वो ज़्यादा स्पीड करेगा। तो वही बोल रहा है कि उसका घुमाव जो है किस पे निर्भर करता है, तो फैन की पत्तियों पर। इतना तो आपको याद रह जाएगा। चलिए, सीलिंग फैन की पत्ती फैन के ऊपरी आवरण में जुड़े होते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप पंखा ध्यान से देखे होंगे तो पंखा का जो मोटर होता है, ठीक है, तो मोटर होता है यानी कि उसका जो डायना होता है कहाँ जुड़ा होता है, नीचे साइड से या ऊपरी साइड से। तो ऊपरी साइड में नट से कसते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा ऊपरी साइड में रहता है। ठीक है, अगला है यदि मिक्सर की आर्मेचर कुंडली खुली है, वही हम लोग घर में जो मसाला पीसने उसने के लिए मिक्सर नहीं रखते हैं, ग्राइंडर थी मिक्सर जिसमें हम लोग चटनी पीस लेते हैं, उसी का बात हो रहा है। यदि मिक्सर की आर्मेचर कुंडलन खुली है तो मिक्सर चलेगा ही नहीं। देखिए जो मिक्सिंग मशीन होता है उसमें किस मोटर का प्रयोग करता है, तो उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं यूनिवर्सल मोटर का, हिंदी में बोलते हैं उसको सार्वत्रिक मोटर, जो एसी और डीसी दोनों पे चलती है। ठीक है, चलिए देखिए घरेलू कार्यों में फूड मिक्सर के लिए प्रयुक्त विद्युत मोटर, देखिए यूनिवर्सल मोटर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब पूछा गया है कि मिक्सर की प्रचालन गति का प्रास कितना होता है, तो 3000 से 12000। ठीक है, 3000 से 12000। देखिए ये जो मिक्सर होता है घरेलू मिक्सर, इसको कभी भी यानी कि नो लोड पे नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि नो लोड पे ये सबसे ज़्यादा स्पीड घूमेगा और ये खराब हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे है, अर्ध स्वचालित प्रकार के दो वॉशिंग मशीन होते हैं। पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि अर्ध स्वचालित प्रकार के कितने वॉशिंग मशीन होते हैं, तो ध्यान रखना है दो। चलिए, यदि किसी वॉशिंग मशीन की बेल्ट ढीली हो जाए तो पल्सेटर घूर्णन नहीं करेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि वॉशिंग मशीन की बेल्ट ढीली होने पे क्या होगा, तो पल्सेटर घूर्णन नहीं करेगा, बस इतना रखना है। पल्सेटर प्रकार की वॉशिंग मशीन में ड्रम ही भारित कपड़ों को धोने के लिए घूर्णन करती है। देखिए जो पल्सेटर प्रकार का वॉशिंग मशीन होता है उसमें जो ड्रम जो हमारा घूमता है वही कपड़ों को धोता है। ठीक है,
पंपों को मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, आप एक पंप की मरम्मत कर रहे हैं जो पहले से कम पानी उठा रहा है, तो इस दोष का संभावित कारण क्या हो सकता है? तो उसका जो प्रेरक होता है वो खराब होता है तब, यानी कि वो कम पानी उठाता है। ठीक है। थर्मोकपल यानी ताप युग्म दो असदृश धातुओं द्वारा बनाया जाता है। चलिए आगे है हमारा, बिना पानी भरे ही यदि किसी विद्युत केतली की बिजली चालू की जाए तो विद्युत कुंडली जल जाएगी। देखिए आप अपने घर में अगर मंगाए होंगे ठंडा में पानी गर्म करने के लिए, जो लाइन से पानी गर्म करते हैं, वो लोटा जैसा नहीं रहता है विद्युत केतली, जिससे हाथ से कुंडली से पकड़ सकते हैं हम लोग, उसमें जो पानी गर्म करते हैं, वही पूछा है कि अगर उसमें पानी हम लोग नहीं भरें, ठीक है, और बिजली दे दिया जाए तो क्या होगा? तो वो जल जाएगा, किसी ना किसी का जला भी होगा अगर आप लोग यूज करते हैं तो। चलिए नेक्स्ट है, रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है। मैंने आपको पहले बताया था जितना भी हीटिंग एलिमेंट होता है वो सारा का सारा नाइक्रोम का बना होता है, इतना रखना है। देखिए अगला है, विद्युत गीजर में ताप नियंत्रक तापन अवयव के हीटिंग एलिमेंट किस क्रम में जुड़ा होता है? तो श्रेणी। आपसे ऑप्शन क्या देगा? श्रेणी, समांतर, बस आपको श्रेणी याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किसी विद्युत उपकरण में तापन अवयव में उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तापन अवयव में प्रतिरोधकता क्या होनी चाहिए, उच्च दे देगा, निम्न दे देगा, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको मारना है उच्च। ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत लेपन में किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले द्रव्यमान विद्युत रासायनिक तुल्यांक और विद्युत की मात्रा के कैसा होता है? तो समानुपाती। चलिए अगला है हमारा, विद्युत कक्ष तापक की 4 कुंडली ताप प्रदान करने के लिए निर्मित है। ठीक है। अधिकतम ताप प्राप्त करने के लिए चारों को समांतर में जोड़ेंगे। ठीक है, चारों को अगर समांतर में जोड़ेंगे तो वो अधिकतम ताप प्रदान करेगी। ठीक है। चलिए, एक इलेक्ट्रिक आयरन 2 पिन सॉकेट से बिजली की सप्लाई हो रही है। यदि एक एलिमेंट का संपर्क इलेक्ट्रिक आयरन की बॉडी से हो जाए तो उष्मन प्रभाव क्या रहेगा? तो उष्मन प्रभाव वही रहेगा। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा आपसे कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है, 2 पिन सॉकेट से बिजली की सप्लाई हो रही है। ठीक है। यदि एलिमेंट का संपर्क इलेक्ट्रिक आयरन की बॉडी से हो जाए, तो बॉडी से भी हो जाएगा ना, तो वही आपका जितना हीटिंग दे रहा है उतना ही देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है, विद्युत वेल्डिंग मशीन, यानी कि जो वेल्डिंग करते हैं हमसे उसमें, तो किस मशीन का मोटर का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो डीसी विभेदक संयुक्त का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, घरेलू विद्युत ओवन में तापक्रम थर्मोस्टेट से नियंत्रित होता है। देखिए आपको पहले बता चुका हूँ कि थर्मोस्टेट का काम होता है तापमान नियंत्रित करना। चलिए, टोस्टर इलेक्ट्रिक धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। देखिए टोस्टर क्या होता है? टोस्टर होता है कि आप अगर जो ब्रेड व्रेड खाते हैं उसमें, तो उसमें गर्म करने के लिए एक टोस्टर मशीन है, उसमें आप 2-3 मिनट उसमें रख के आप अपना ब्रेड को गर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो वही है टोस्टर में, तो उस इलेक्ट्रिक धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट है कि साधारण तापन साधनों में प्रयुक्त विद्युत केबल में विद्युतीय शक्ति की कुछ क्षति विद्युत धारा जनित उष्मा में हो जाती है। देखिए ये पहला क्वेश्चन भी यही था, अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो था हमारा कि साधारणतः तापन साधनों में विद्युत केबल में विद्युत शक्ति का कुछ क्षति विद्युत धारा जनित उष्मा में हो जाती है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको 2 बार दिया गया है, याद रखिएगा। देखिए आगे है हमारा, आपको एक पंखा या लैंप परिवर्तित करना है। ऐसे मामले में सबसे सुरक्षित मार्ग है पूर्ति स्विच को बंद करना। मान लीजिए आपको पंखा ठीक करना है या कुछ बल्ब ठीक करना है जो लगा है बिजली में, तो आप क्या करेंगे? मेन स्विच पहले बंद कर देंगे तब तो ठीक करेंगे। ऐसे में करेंगे तो आपको पता है कि क्या होगा। चलिए नेक्स्ट है, विद्युत जल तापक और संयोजक केबल के बीच ISI के अनुसार विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो 1.01 किलो ओम। किसके किसके बीच? विद्युत जल तापक, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर का बात कर रहा है, और संयोजक केबल के बीच ISI के अनुसार विद्युत प्रतिरोध 1.01 किलो ओम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, देखिए ये भी हो चुका है, एकल तंतु वाले विद्युत ताप की तापमान सीमा 750 से 900। नेक्स्ट है,
विद्युत पातक, सॉरी इसमें पातक लिख दिया होगा, विद्युत तापक होगा। विद्युत तापक में प्रयुक्त उष्मारोधी अचालक चीनी मिट्टी की होती है। देखिए चीनी मिट्टी जो होता है उष्मारोधी का अचालक होता है, ठीक है, इसीलिए प्रयोग करते हैं विद्युत तापक में। भाई हीटर का बात कर रहा है। चलिए, स्वचालित विद्युत इस्त्री में तापमान नियंत्रक युक्ति थर्मोस्टेट होती है। कितना बार आ गया ये। एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध केवल कुछ ओम या 10 ओम से कम या शून्य होना चाहिए। ऑप्शन में कुछ भी रहेगा तो जो सबसे कम रहेगा वही मारना है, ठीक है। यदि किसी कार्यरत छत के पंखे में संधारित्र या कैपेसिटर का एक संयोजक खुल जाए तो पंखा एक बार रुक जाने पर पुनः चालू नहीं होगा। देखिए अगर कैपेसिटर खुल जाएगा तो पंखा चल रहा है तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन पंखा एक बार आप बंद कर देंगे और फिर चालू करेंगे तो नहीं होगा। यदि कोई मेज पंखा गति नियंत्रण नॉब से अप्रभावित रहता है तो उसका रेगुलेटर ओपन सर्किट है, ठीक है। नॉब जो होता है गति नियंत्रित करने के लिए पंखा में लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है कि यदि कोई मेज का पंखा धीरे धीरे चलता है और गर्म हो जाता है तो उसमें दोष यह है कि रनिंग वाइंडिंग का कुछ अंश शॉर्ट सर्किट हो गया है। शॉर्ट सर्किट होने पे ही पंखा धीरे धीरे चलता है। टोस्टर नामक उपकरण में केंद्रीय तापक तंतु की तुलना में बाह्य तापक तंतु का प्रतिरोध आधा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत पंखे में कैपेसिटर लगाने का मुख्य उद्देश्य फेज शिफ्ट करना है, यानी फेज को बदलना है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी हो चुका है। गीजर की आंतरिक टंकी टीन आलेपित तांबा दोनों याद रखना है, टीन आलेपित तांबा से बनाई जाती है जिससे कि लवण युक्त यानी खराब जल से भी खराब ना हो। चलिए नेक्स्ट है यदि किसी वॉशिंग मशीन की बेल्ट ढीली हो जाए तो केबल पल्सेटर घूर्णन नहीं करेगा। ये भी पहले हो चुका है, वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा इजीली, बस आपको सुनना है कि क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है। टम्बलर प्रकार की वॉशिंग मशीन में ड्रम ही भारित कपड़ों को धोने के लिए घूर्णन करती है। ये भी पहले था, ठीक है, बस आप लोग वीडियो को देखते रहें आपको याद हो जाएगा। एक घरेलू उष्मीय उपकरण यानी कि घर में जो हम लोग उष्मीय उपकरण यानी तापक जो यानी कि कोई गर्म वाला चीज़ है गर्म उष्मीय, तो उसका तंतु का तापमान कितना होता है 550 से 900 डिग्री सेल्सियस। टोस्टर में ही वही ब्रेड गर्म करने का एक मशीन होता है इलेक्ट्रिक मशीन। तो टोस्टर में केंद्रीय तापक तंतु की तुलना में बाह्य तंतु का प्रतिरोध आधा होता है, अभी आपको बता चुका हूँ। अगर पूछ दे क्वेश्चन घुमा के कि सॉरी बाह्य तंतु की तुलना में केंद्रीय तंतु की तापक प्रतिरोध कितना होता है तो 2 गुना मार देना है, क्योंकि मान लीजिए 1 दिया है ये और 1/2 आधा दिया है तो इसका तो 2 गुना हुआ ना ये। तो क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है। इतना याद रखना है कि केंद्रीय का होता है 1 तो बाह्य का होगा आधा, याद रखना। विद्युत केतली जिसमें पानी गर्म करते हैं, आधार पट्टिका का प्रयोजन अवयव को नर्तन के निकट संपर्क में रखना चाहिए। चलिए आगे है हमारा वेट ग्राइंडर में संधारित स्टार्ट इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। तो वेट ग्राइंडर में जो होता है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का उपयोग करते हैं। जब फूड मिक्सर बार बार रुक कर चलता है तो उसमें वार्म आउट ब्रश दोष है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब फूड मिक्सर बार बार रुक रहा है तो उसमें क्या दोष है, तो वार्म आउट ब्रश दोष है, उसका ब्रश खराब हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन में थर्मोस्टेट के मेक व ब्रेक बिंदु को जलने से रोकने के लिए चांदी का प्रयोग करते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन जो हम लोग कपड़ा को आयरन करते हैं उसमें थर्मोस्टेट के मेक व ब्रेक बिंदु को जलने से रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो चांदी का। नाइक्रोम के अलावा कैंथोल तत्व का तापन अवयव के रूप में किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है लेकिन हमको नहीं लगता पूछेगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है आपको। देखिए नाइक्रोम तो बताया था आपको कि तापन अवयव के प्रयोग करते हैं हीटिंग एलिमेंट। एक चीज़ और याद रखना है कैंथोल तत्व, शायद कहीं पूछ दे तो आप ही बना के आएंगे, कोई दूसरा बना के नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि शॉर्ट सर्किट हीटिंग तत्व वाला हीटर का परीक्षण एक श्रृंखला लैंप के साथ किया जाता है तो परीक्षण लैंप सामान्य रूप से चमकेगा। श्रृंखला मतलब हो गया है सीरीज आपका, ठीक है, श्रेणी, तो याद रखना है। इलेक्ट्रिक फैन रेगुलेटर में मुख्य घटक ट्रायक व डायोड होता है। देखिए ये क्वेश्चन कहीं पूछा गया हमको लगता है। इलेक्ट्रिक फैन रेगुलेटर का काम क्या करता है, जो वोल्टेज घटाता है। में मुख्य घटक क्या होता है ट्रायक व डायोड, याद रखना है।
यदि पिसाई करने वाली मशीन में पहिए को विपरीत दिशा में घुमाया जाए तो पहिए ढीले होकर उतर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, घरेलू रेफ्रिजरेटर का सबसे ठंडा भाग बाष्पीकारक, इंग्लिश में याद रखिएगा इसको, इवोपरेटर, इंग्लिश में ही देगा आपको इवोपरेटर, ठीक है। घरेलू मिक्सर की निर्धारित शक्ति कितना होता है, 100 से 600 वाट, और उसका जो गति होता है वो क्षमता 3000 से 15000 तक। और वो घरेलू मिक्सर जो होता है वो यूनिवर्सल मोटर उसमें लगा होता है, AC DC दोनों पे काम करता है। आधुनिक घरेलू रेफ्रिजरेटर में एक्सपेंशन वाल्व को कैपिलरी ट्यूब से बदल दिया जाता है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, जो घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है उसमें एक्सटेंशन वाल्व जो होता है उसको कैपिलरी ट्यूब से बदलते हैं। घरेलू रेफ्रिजरेटर का मुख्य घटक क्या है, इवोपरेटर है, कंप्रेसर है, कंडेंसर है, एक्सपेंशन है, ठीक है। देखिए वाटर कूलर में प्रयुक्त प्रशीतक क्या है, फ्रेओन है, याद रखना है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त प्रशीतक फ्रेओन 12, अगर पूरा डिटेल पूछ देगा तो फ्रेओन 12 याद रखना है। गीजर की आंतरिक टंकी टीन आलेपित तांबे से बनाई जाती है ताकि इसमें जंक न लगे या तो खराब जल से खराब ना हो। देखिए क्वेश्चन 3 बार आ गया है, तो आप लोग बढ़िया से देखेंगे तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा। यदि वॉशिंग मशीन की बेल्ट ढीली हो जाए तो सिर्फ पल्सेटर घूर्णन नहीं करेगा, ये भी 3 बार आ गया है। इलेक्ट्रिक आयरन में विद्युत चुम्बक का प्रयोग नहीं किया जाता, अच्छा क्वेश्चन है ये, अभी MTS का एग्जाम मैं दे के आया हूँ कुछ दिन पहले, तो इसमें पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक आयरन में किसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें ऑप्शन में था ही नहीं, लेकिन एक था ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, तो इतना ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन में विद्युत चुम्बक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो चलिए वीडियो यहीं तक था। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगा सीरीज आपको तो आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर अच्छा नहीं लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो फिर वीडियो डालने का कोई फ़ायदा है नहीं। चलिए वीडियो यहीं तक था, धन्यवाद। PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पे भेज देंगे आपको।